जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास चैप्टर सॉल्यूशन। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास डिटरमाइंड बाय स्टडिंग एनी वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो हमें कैसे फाइंड आउट होगा? जब हम किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम इनकी स्टडी करते हुए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस को डिटरमाइन करेंगे, कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और जब मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करोगे, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, लेकिन जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो, थ्योरेटिकली उसको फाइंड आउट कर रहे हो, तब उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉलोइंग केसेस के द्वारा। अगर व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो सॉल्यूशन क्या होगा? दैट इज नॉट डिल्यूट, वो डिल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा। व्हेन द सॉल्यूशन अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन ए सॉल्यूशन, व्हेन द सॉल्यूशन अंडरगोज एसोसिएशन इन ए सॉल्यूशन और डिसोसिएशन इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे। जो कौन सा एसोसिएशन है और कौन सा डिसोसिएशन है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वो फाइंड आउट करेंगे वैंट्स हॉफ फैक्टर के द्वारा। वैंट्स हॉफ फैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वैंट्स हॉफ फैक्टर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? The ratio of the experimental value of the colligative property, जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है उसकी रेशियो, द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, या आप इसको लिख सकते हो ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट की। दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास जो है वो नीचे लिखा है। तो ऊपर वैल्यू आएगी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यू, एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है उसको लिखेंगे mc, जो ऑब्जर्व्ड वाला है उसको लिखेंगे mo। मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर को क्या लिखते थे? पार्शियल वेपर प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x2। उसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपने लिखना है, उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखना है, और उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोस डिसोशिएट। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हमने पानी में डाला वो डिसोशिएट हो गया, मतलब ब्रेक हो गया। टोटल सब्सटेंस, जो पूरा सब्सटेंस वो डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ। कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। आई का फॉर्मूला क्या होता है? वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर क्या फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल वैल्यू डिवाइडेड बाय जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। ऑब्जर्व्ड, इसमें आपने लिखना इफ वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट। जब आपने स्टार्टिंग की तो जो सॉल्यूट है वो क्या है? 1 मोल है।
एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। जो अनडिसोशिएटेड मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेक नहीं हो रहे, एंड अन अल्फा मोल्स ऑफ आयंस, और एन अल्फा क्या है, मोल्स ऑफ आयंस। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, एंड द अनडिसोशिएटेड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा, जो प्लस करेंगे, जो टोटल में प्लस करेंगे, तो सोल्व करके आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा के किसके होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो डायरेक्टली पुश होती है 1 के। तो क्या होता है वॉन्स-ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। तो i क्या होता है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ये अल्फा जो है, तो i की वैल्यू जो है ये वाली है i की वैल्यू, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। जो ये i की वैल्यू है mc/m हो, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। फिर इसके बाद जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा। ठीक है, कैलकुलेट ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी हमने जो पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। कितने टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस कितने वो एग्जिस्ट करेंगे जो मॉलिक्यूल्स बनाने का काम करते, तोड़ने का काम नहीं करते। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने एसोसिएट हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम लेंगे 1 माइनस अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स जो एसोसिएट में उसको हम लेंगे अल्फा बाय n। डिसोसिएशन के हमने टाइम लिया था n अल्फा, एसोसिएशन के टाइम लेंगे अल्फा डिवाइडेड बाय n। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। तो बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, आई क्या होता है mc/mo, अल्फा आई की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, एलसीएम लो आप इसका, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू mo बाय माइनस mc वेर mo n बाय n माइनस 1। आपने जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। अगर बॉन्ड्स हैव वेक्टर i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देयर इज डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन हो रहा है, अगर i की वैल्यू लेस देन 1 है तो एसोसिएशन हो रहा है। और 100% डिसोसिएशन के लिए i की क्या होगा, कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 मोल ऑफ द सोल्यूट में। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक था हमारे पास एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब हमने करने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। When and why is molality preferred over molarity in handling solutions in chemistry? मोलालिटी को क्यों प्रेफर किया जाता है मोलारिटी से ज़्यादा? मोलालिटी को प्रेफर इसलिए किया जाता है जब हम स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंट, व्हेन द स्टडीज आर मेड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जब हम मोलालिटी की स्टडी करते हैं या सॉल्यूशंस एंड केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, जब हम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होते तब हम मोलालिटी को कंसिडर करते हैं। दिस इज बिकॉज मोलालिटी जो इन्वॉल्विंग मासेस विच डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। इसका कारण ये है कि जब हम सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री सॉल्यूशंस की स्टडी करते हैं, इनका जो मास होता है सब्सटेंसेस का वो चेंज नहीं होता टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, इसलिए मोलालिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता। वट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन? मोलारिटी में क्या होता है, मोलारिटी जो है डिक्रीज हो जाती है बिकॉज वो जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, बट नंबर ऑफ सोल्यूट रिमेन्स द सेम। इसमें जो नंबर ऑफ सोल्यूट होते हैं वो सेम रहते हैं। मोलारिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, उसका कारण होता है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन जो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो सेम रहते हैं। विच सोल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन 1 मोलर और 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम सोल्यूट? इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है 1 मोलर की या 1 मोलर की? एन एक्वस सॉल्यूशन 1 मोल हैज हायर कंसंट्रेशन देन 1 मोलर। ये 1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है 1 मोलर की, बिकॉज जो 1 मोलर सॉल्यूशन होता है उसमें 1 मोल होते हैं इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्वेंट।
पर जो 1 मोलर सॉल्यूशन होता है उसमें 1 मोल होते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, इट इज लेस देन 1000 cc ऑफ सॉल्वेंट, but solute is also present in the solution। अब देखो जो 1 मोलर होता है उसमें 1 मोल प्रेजेंट होते हैं 1000 सॉल्वेंट में, 1000 सॉल्वेंट में 1 मोल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 1 मोलर की, उसमें 1 मोल प्रेजेंट होता है 1000 cc सॉल्यूशन में। यही एक डिफरेंस है कि जो 1 मोलर होता है उसमें 1 मोल प्रेजेंट होता है 1000 सॉल्वेंट में, और जो 1 मोलर होता है उसमें 1 मोल प्रेजेंट होते हैं 1000 सॉल्यूशन में। इसलिए जो मोलर होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है मोलर से। V1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी V1, जो V1 क्यूबिक सेंटीमीटर है वॉल्यूम है उसकी मोलरिटी है M1, इट इज डिल्यूटेड टू हैव मोलरिटी M2। Derive expression for the volume of water required is added. Suppose the final volume is V2, यही हमने फाइंड आउट करना है। M1 V1 M2 V2 होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है M1 V1 = M2 V2। यहाँ से हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडिड, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें रिक्वायर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे V2 माइनस V1 से। V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा M1 माइनस M2 बाई M2 मल्टीप्लाई V1। मोलैरिटी से डिफरेंट क्यों होती है? पहला तो यही आप डिफरेंस कर सकते हो जो अभी आपने किया था कि जो मोलैरिटी को प्रेफर किया जाता है मोलैरिटी से, क्योंकि मोलैरिटी का जो होता है वो चेंज नहीं होता टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। पहला डिफरेंस तो यही आ सकता है। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें आपने फॉर्मूला लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट होते हैं? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, और ये टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता। मोलैरिटी में आप क्या फॉर्मूला लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, और वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। Why the solubility of Glauber's salt? Glauber's salt means Na2SO4 not NH2O. First increases up to 32.4 degrees Celsius and then decreases. पहले ये इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। उसका कारण क्या है? अप टू जो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक जो ग्लोबुलर सॉल्ट होता है रिमेन्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, whose dissolution is endothermic। उसकी जो डिसोल्यूशन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, मीन्स हीट को एब्जॉर्ब करता है। Hence its solubility increase with increasing temperature। 32.4 डिग्री सेल्सियस तक उसकी जो solubility है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर की इंक्रीज होने से। लेकिन जैसे ही 32.4 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है वो एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है, और उसकी जो डिसोल्यूशन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, वो हीट एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। जब वो हीट एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी solubility डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर की इंक्रीज होने से। How is the solubility of gas in water related with Henry constant? Henry constant का आपने फॉर्मूला लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है। हेनरी लॉ होता क्या है? Pa equals to pH XA at constant partial pressure। जितना हेनरी कांस्टेंट ग्रेटर होगा उतना स्मॉलर क्या होगा? XA होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर pH बड़ा होगा तो XA क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, लेस द solubility। How does the Henry constant of a gas in a particular solvent vary with temperature? हमने हेनरी कांस्टेंट के बारे में उसने पढ़ा था कि गैसेस का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है। पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी विद सेम पार्शियल प्रेशर। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और हेनरी कांस्टेंट क्या है? वो बढ़ रहा है। यही हमने यहाँ पे पढ़ा पिछले एग्जाम्पल में कि हेनरी कांस्टेंट अगर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एट द सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हीलियम। हाइड्रोजन जो होता है वो मोर सोल्यूबल होता है देन हीलियम। विच ऑफ देम विल हैव हायर हेनरी कांस्टेंट? इनमें से किसकी हायर हेनरी कांस्टेंट होगी और क्यों होगी? अब आप देखो, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि हेनरी कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के।
तो यहाँ पे अगर सोलिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरी कांस्टेंट की, अगर हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है तो सोलिबिलिटी कम होगी, इसलिए हाइड्रोजन इज मोर सोल्यूबल देन हीलियम होता है। हाइड्रोजन की जो हेनरी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कम होती है। Why oxygen mixed with helium is used by deep sea divers? ये हमने हेनरी कांस्टेंट की एप्लीकेशन में पढ़ा था, इसको आप वहाँ से रिपीट देख सकते हैं। Why is vapor pressure of liquid constant at constant temperature? जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो कांस्टेंट क्यों होता है at constant temperature में? Because it reaches a state of equilibrium, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रीच करता है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाती है। इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड बॉयल होकर क्या होता है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर्स जो है वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये कांस्टेंट रहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। वेपर प्रेशर जो लिक्विड क्या होता है वो डिक्रीज क्यों होता है? जब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है आप ऐड कर देते हो। जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता नहीं है, वो सरफेस पे आ जाता है लिक्विड के, तो सिर्फ सॉल्वेंट के ही जो वेपर्स होते हैं वो उसके वेपर्स बनते हैं, इसके लिए जो इसका जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो डिक्रीज होता है। Why is liquid ammonia bottle first cooled on ice before opening it? जो लिक्विड अमोनिया होता है बोतल फर्स्ट कूल्ड इन आइस, आइस पे पहले फर्स्ट कूल्ड हो जाती है बिफोर ओपनिंग इट। एट रूम टेम्परेचर वेपर प्रेशर जो लिक्विड अमोनिया का होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऑन कूलिंग वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाता है, इसलिए जो लिक्विड अमोनिया होता है विल नॉट स्प्लैश आउट, वो बाहर नहीं आता।